जी नमस्कार, स्वागत है आपका 11 क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? देखिए, हम लोग न्यायपालिका को पढ़ रहे हैं, जुडिशरी को पढ़ रहे हैं। जुडिशरी में हमने बात किया था कि जो हमारी न्यायपालिका का ढांचा है वो त्रिस्तरीय ढांचा है। संघ पे सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट हमारा, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। उसके बाद राज्यों में शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय से नीचे हमारा जनपद न्यायालय या सत्र न्यायालय होता है। हम लोगों ने न्यायालय क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी संकल्पना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा न्यायालय बना वो किस संकल्पना पर आधारित था, इन चीज़ों को हम लोगों ने अपनी इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय भाग 1 करके जो हमारी वीडियो है, आप हमारे YouTube चैनल 11 क्लासेस को जब ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी की कक्षा है, उसमें 31 नंबर की क्लास जब ओपन करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। खैर, बहरहाल थोड़ा रिवीजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ के न्यायालय की बात की गई है। उसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, वैसा ही हमारा इसका ढांचा है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, इन सब चीज़ों को पढ़े। तो इसके बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है, तो अनुच्छेद 124 से हम लोग जो चीज़ें थी, जो आवश्यक समझी गई थी, उससे संबंधित उन लोगों को पढ़े। आज हम अपने सर्वोच्च न्यायालय की अगली वीडियो में भाग 2 में यह जानेंगे उसके आगे की चीज़ें क्या है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं क्या उनको भी ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है, या जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस पर अन्य न्यायाधीशों की अन्य में से किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों का पद रिक्त कैसे होता है। ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार व शक्तियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से क्या समानता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लैंड में जो होती है न्यायिक समिति हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो न्यायिक समिति होती है उसमें, और हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या समानता है, इन चीज़ों को देखेंगे। और इससे जुड़े जितने भी पुराने प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, ठीक है, उनको भी समाहित करके जो हमारी कक्षा चलाई जा रही है इसमें उन टॉपिक को लिया जाएगा। हमारे वीडियोस को कृपया करके शुरू से अंत तक देखें और इसमें अपनी रुचि बनाए रखें। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। जो अगली कक्षा जो हमारी ये दूसरी है उसमें अनुच्छेद 127 क्या कहता है, अनुच्छेद 126 क्या कहता है और अनुच्छेद 128 क्या बात करता है। तो हम बात करेंगे कि ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 127 क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना होने पर, गणपूर्ति मतलब मान लीजिए कि कोई कमेटी है, उसमें मान 11 अभी तो खैर 9 न्यायाधीशों की ही पीठ बनी है। मान लीजिए कि 8 पीठ है, 9 की ज़रूरत है, तो एक गणपूर्ति के लिए आवश्यक है, तो एक न्यायाधीश की आवश्यकता है। तो उसी जो एक गणपूर्ति के लिए आवश्यक न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 127 में। मिलाने के लिए बार बार आपके पीसीएस में भी आया है। स्टेटमेंट बेस पे ये सवाल आप जब सीएससी का पेपर देखेंगे, यूपीएससी का, तो उसमें आप ये पाएंगे। तो इसमें जो दिया है अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से। 127 किससे संबंधित है, तदर्थ मतलब एढाक, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो हमारे अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 127 में
बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति के लिए, अगर गणपूर्ति नहीं है तो तब तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, अब हमारा अगला अनुच्छेद 128 क्या कहता है? 128 ये कहता है कि जब हमें न्यायाधीशों की कमी महसूस होगी और आवश्यकता होगी न्यायाधीशों की, तो हम क्या करेंगे, जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनको अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करेंगे उनसे। तो अनुच्छेद 128 किसके लिए है? अल्पकाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों को पद पर आने और न्यायाधीश का कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 126 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 126 ये कहता है कि यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ हैं, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मतलब उसी न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के ही किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसको वह उचित समझेंगे, इस कार्य के हेतु नियुक्त करेंगे। और वो कब तक रहेंगे? जब तक मुख्य न्यायमूर्ति उस पद पर नहीं आ जाते हैं। समझेंगे कि मान लीजिए कि जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति है वो 3 दिनों की छुट्टी पर है, तो जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति का वो होगा, दूसरे न्यायाधीश आकर उनका पद संभालेंगे। उनका बस कार्यकाल उस पद के लिए 3 दिन का ही रहेगा। पढ़ते हैं इसको, देखिए। अनुच्छेद 126 हमारा ये कहता है कि यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, वैकेंट है या अनुपस्थित है, एब्सेंट है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ है, अनेबल टू फॉलो हिज ड्यूटी, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा जब तक मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद को ग्रहण न कर ले। ठीक, अब देखिए न्यायाधीशों की पद रिक्ति कब होती है? एक तो जब 65 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर लेंगे तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा, 65 वर्ष की आयु के पहले अगर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनका पद रिक्त हो जाता है। तीसरा कारण है कि वो अपने मन से, अपनी मर्जी से किसी दबाव में न आकर अगर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित पत्र के त्यागपत्र संबोधित कर देंगे और राष्ट्रपति उसको मंजूर कर लेंगे तो इनका पद उस दिन से रिक्त हो जाएगा। और अंतिम है, अगर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर या मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है? देखिए, ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑप्शन में रहेगा कि नहीं तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का संबंध सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति पद से ही संबंधित है। जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को हटाने की पद रिक्तता या साबित कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जाता है, उसको वो हटाने की प्रक्रिया है, न कि महाभियोग का। लेकिन आम प्रचलन में महाभियोग लिखा जाता है, जो कि संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है। अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो इसको देखेंगे कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के समान कौन कौन से अधिकार हैं। ये पूछा जाता है बार बार प्रश्नों में। आप देखेंगे पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र को उठा के, तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम व्याख्याकार। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका में भी संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, परिसंघीय न्यायालय की समानता और हमारे सुप्रीम कोर्ट की समानता किसके समान है? अमेरिका के परिसंघीय न्यायालय के बराबर। देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक अर्थात अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 क्या है? मूल अधिकार। उसके बाद इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति के समान कौन सा अधिकार है? देश के सभी
देश के सभी सिविल या आपराधिक मामलों के अपील का अंतिम न्यायालय है। हमारे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत में अपीलीय न्यायाधिकारिता का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अंतिम अपीलीय अधिकारिता वहाँ पे है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। तो क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ में हम बात करेंगे मूल अधिकारिता, जिसे आरंभिक अधिकारिता भी कहते हैं, रिट अधिकारिता, रिट 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपीलीय अधिकारिता, जैसा कि अंतिम अपीलीय न्यायालय है हमारा। सलाहकारी अधिकारिता, सलाह देता है, ये कई मुद्दों पर भारत सरकार जैसा सलाह मांगेगा तो सलाह देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अभिलेखीय न्यायालय, मतलब इसके द्वारा जो चीज़ें आएंगी, जो इनके आर्डर होंगे वो अभिलेख के रूप में होंगे और अन्य जो निचली अदालतें हैं उसको अपना सहारा मान के, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, उनको मानक मानते हुए और चीज़ों में उसको लागू करेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, मतलब अपने ही द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसको पुनः वो देखकर, अगर उसमें कोई त्रुटि उसको महसूस होती है कि नहीं भाई उस समय के अनुरूप उस समय जो निर्णय था वो निर्णय सही था, आज के संदर्भ में वो निर्णय सही नहीं है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा वो अपने ही निर्णयों में सुधार कर सकता है। ये भी शक्ति है। उसके बाद अन्य शक्तियों की बात करेंगे। आइए एक बार इसको देखते हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 है, आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। अनुच्छेद 126 क्या है? यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस कार्य के हेतु नियुक्त करेगा। कब तक? जब तक वो अपने मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद को धारित नहीं कर लेते हैं। न्यायाधीशों की पद रिक्ति कैसे होती है? 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए या 65 वर्ष के पूर्व असामयिक मृत्यु हो जाए या अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दें या साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हो जाए। जैसा कि ये न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हमको आप लोगों से पिछली कक्षा में जारी हुई, चूँकि बात ये थोड़ा महत्वपूर्ण है तो आपको बताएं कैसे होता है। जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है हमारी संसद के द्वारा प्रारंभ की जाती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो अगर लोकसभा में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी इनको हटाने की, तो 100 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। अगर राज्यसभा से बात होगी तो राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा प्रस्ताव। उसके बाद उसको वो पारित करेंगे। उसके बाद एक कमेटी बैठाई जाएगी, 3 सदस्यीय कमेटी होगी। उस कमेटी की जाँच में अगर पाया जाता है कि जो ये प्रस्ताव पारित किया गया है वो सच है, तो उसके बाद जाँच होती है। जाँच फिर आता है पुनः। उसके बाद क्या होता है, तो लोकसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले में 2/3 बहुमत से, और उसके बाद बाकी में जो होते हैं उसके बाद बहुमत से, दोनों सभाओं में बार बार कर करके यह अगर संकल्प पारित कर लिया जाता है कि इनको हटाना ही है, जिनके बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है, तो और राष्ट्रपति के पास इसका प्रस्ताव पेश किया जाता है, राष्ट्रपति हटा देते हैं। जिस दिन से राष्ट्रपति हटाते हैं उस दिन से उस न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ देखे हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के समान परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकार। आपको बता दें, हम मूल अधिकारों वाले चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे यहाँ मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारे यहाँ मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति के समान अधिकार है। देश के सभी सिविल या आपराधिक मामलों के अपील का अंतिम न्यायालय है। क्षेत्राधिकार व शक्तियों में हम पढ़ेंगे मूल या आरंभिक अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, सलाहकारी, अभिलेखीय न्यायालय की जो शक्तियाँ होती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है और अन्य शक्तियों को। आइए आगे देखते हैं। ये अब हम सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों के बारे में जानते हैं। क्या क्या उनकी क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ हैं। मूल या आरंभिक अधिकारिता जिस बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिट अधिकारिता। उसके बाद अपीलीय अधिकारिता कितने प्रकार की होती है। सलाहकारी अधिकारिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहते हैं, क्या उसकी शक्तियाँ हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से क्या तात्पर्य है। उसके बाद प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। समनीय अपराध क्या होता है, असमनीय अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। कृपया हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें और हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचाएं और सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें, जो हमारे मनोबल को और भी ऊंचा करेंगे। आइए हम विषय को आगे
पढ़ते हैं। देखिए, मूल जिसे हम आरंभिक अधिकारिता कहते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 में मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। देखिए, मूल अधिकारिता वाला जहां मामला होगा वहां पे ये मामला कहां से प्रारंभ होगा? सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में वो बात प्रारंभ होगा। सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार की सुनवाई करता है। इस मामले में 3 प्रकार की सुनवाई करता है। अब आप समझिए कैसे। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष हो और दूसरे तरफ राज्य हो। एक राज्य भी हो सकते हैं, अनेक राज्य भी हो सकते हैं। अर्थात पहले प्रकार की जो सुनवाई होगी, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार या राज्य की सरकारें। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, ठीक, वो मामला हो जाए जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड एक साथ रहेगा और मान लीजिए कि आपका मध्य प्रदेश एक तरफ हुआ, या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आपका दिल्ली में किसी सीमा विवाद को लेकर मामला हो, वो मामला हो सकता है। और तीसरे तरीके का होगा कि एक और भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य। एक तरफ जैसे भारत सरकार हो, मान लीजिए कि इस समय अगर ऐसा मामला आ जाए जैसे जीएसटी को लागू करने की ही बात को हम देखते हैं, या एनआरसी की बात करते हैं, एनआरसी को लागू करने की बात करते हैं, तो ऐसा मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि वहां केंद्र सरकार भी एनआरसी को लागू करना चाहती है। केंद्र सरकार से हमारा तात्पर्य भारत सरकार से है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में केंद्र वाली सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दोनों राज्य एक साथ हो सकते हैं। या आप अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को भी देखेंगे। मान लीजिए कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार एक साथ हो जाती है और विरोध में हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार, उसके बाद मान लीजिए कि वहीं पे आपकी केरल की सरकार, ये दोनों सरकारें एक साथ हो सकती है। तो अर्थात भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य बनाम एक या अधिक राज्यों की सरकारें, ऐसे मामले 3 हमारे सामने मामले आए। आइए देखते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार की सुनवाई करता है मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता के संदर्भ में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान को वर्णित किया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को 3 प्रकार की सुनवाई करने का अधिकार देता है। पहले प्रकार की सुनवाई, दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की। पहले प्रकार की सुनवाई में एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो, या ये हम कहेंगे भारत सरकार बनाम राज्य सरकार या राज्य सरकारें। दूसरे प्रकार का जो हमारा थीम है वो 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा हो सकता है। तीसरे जो प्रकार है, इसका तीसरा जो प्रकार है मूल या आरंभिक अधिकारिता का, सुप्रीम कोर्ट के पास जो आता है, एक ओर भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या एकाधिक राज्य, या भारत सरकार तथा राज्य सरकार या सरकारें बनाम राज्य सरकार या राज्य सरकारें। ये हम देखें कि 3 प्रकार की जो अधिकार चीज़ें होती हैं, वाद होते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारिता के विषय में अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हमारी दूसरी रिट अधिकारिता की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। हम अपने मूल अधिकार वाले अध्याय में 5 प्रकार की रिटों के बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं। आप हमारे YouTube चैनल इलेवन क्लासेस को जब ओपन करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है उसको ओपन करेंगे, तो उसमें मूल अधिकार वाले चैप्टर में आप देखेंगे रिट से संबंधित सभी चीज़ों का व्याख्यात्मक वीडियो उसमें उपलब्ध है। यहाँ पे चूँकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप कृपया करके आप हमारी पिछली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 में प्रावधान है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। एक होता है हमारा पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, अगला चौथा उत्प्रेषण तथा अंतिम अधिकार परीक्षा। रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिटें जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, जो हमारा हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत, वो भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए।
अगला हमारा प्रकार है अपीलीय अधिकारिता की। जैसा कि हम जानते हैं दीवानी और फौजदारी मामलों में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। वो उसको हम अध्ययन की दृष्टि से 4 प्रकार में 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसा मामला जो संवैधानिक विषयों से संबंधित हो, दूसरा सिविल मामलों से संबंधित, तीसरा आपराधिक मामलों से, और चौथा विशेष अनुमति की अपीलें। ऐसी भी कई अपीलें होती हैं जिनको विशेष अनुमति सुप्रीम कोर्ट देता है, उसको सुना जाता है। संवैधानिक विषयों से संबंधित मामले के बारे में सुनवाई होती है, ये हमारी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सिविल मामलों से संबंधित और आपराधिक मामले तथा विशेष अनुमति की अपीलें जो होती है वो अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता के बारे में हमारे अनुच्छेद 143 में प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति किसी विषय पर सलाह लेना चाहे या न्यायालय किसी विषय पर सलाह लेना चाहे तो वो सलाह ले सकता है, यही सलाहकारी अधिकारिता है। अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ, अब देखेंगे अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ। हमारे संविधान के अनुच्छेद 129 में अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है, लिखित है, प्रावधानित है। उसमें क्या है, अभिलेखीय न्यायालय से तात्पर्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? अभिलेखीय न्यायालय होगा। उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति से हमारा तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके द्वारा विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। पहला ये बात हुआ कि विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए किसी भी प्रावधान को संविधान के प्रतिकूल होने पर, संविधान के जो नियम है उसके विरोध में होने पर हमारी जो न्यायपालिका है उसको निरस्त कर सकती है। पहला ये अधिकार हो गया आपका न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का। दूसरा अधिकार होता है कि अपने ही सुनाए गए पूर्व के निर्णयों को समीक्षा कर सकती है, उनकी समीक्षा कर सकती है। समीक्षा में अगर वो निर्णय गलत होगा, सुधार की आवश्यकता होगी, सुधार होगा, या तथावत या तथैव उसको वैसे ही रखा जाएगा। उसके बाद प्रमुख तथ्य देखेंगे, समनीय अपराध किसे कहते हैं, असमनीय अपराध कहते हैं, किसे कहते हैं। समनीय अपराध होता है कि जैसे मामले दो पक्षों को लेकर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो समनीय अपराध में क्या होता है कि दोनों पक्ष आपसी सहमत से मामले का निपटारा कर लेते हैं, वो समनीय अपराध होता है। असमनीय अपराध क्या होता है, दोनों पक्ष अब क्या कर सकते हैं, मामले को अब निपटारा नहीं कर सकते हैं आपसी सहमत से, न ही शिकायत करने वाला व्यक्ति उस शिकायत को वापस ले सकता है। ऐसे अपराध को क्या कहा जाता है, असमनीय। दो तरीके के और अपराध है, असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध जो होता है उसमें बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। बिना वारंट मतलब वारंट कौन जारी करता है, कोर्ट जारी करता है, अर्थात बिना न्यायालय की अनुमति के असंज्ञेय अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं जो हमारा संज्ञेय अपराध होता है उसमें जो मामलों पर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई का संचालन करने के लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। हमने 4 प्रकार के अपराधों को देखा, एक समनीय अपराध, असमनीय अपराध। तो समनीय अपराध में क्या है, दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले को सुलझा सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं, सुलह समझौता करके उसको रफा दफा कर सकते हैं। असमनीय अपराध में इसमें दोनों पक्ष, ऐसे मामलों में असमनीय अपराधों के मामलों में दोनों पक्ष क्या करेंगे, आपसी सहमति से मामले का निपटारा नहीं करेंगे, न ही शिकायतकर्ता उस मामले को खींच सकता है या अपनी शिकायत को वापस ले सकता है। असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, और संज्ञेय अपराध में कार्रवाइयों के संचालन है तो पुलिस को न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। आज हमने अपने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पूरी चीज़ों को गहनता से देखा, जो चीज़ें बाकी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली हमारी वीडियो आई है पार्ट 1 करके, उसमें ढेर सारी चीज़ों को बताया गया है। पार्ट 2 में उन बची
सारी जानकारियों को दिया गया है। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कृपया करके शेयर करें, उन छात्राओं, छात्रों, प्रतियोगी छात्रों, एकेडमिक छात्रों तक पहुंचाएं जो ग्रामीण परिवेश में हैं और हमारे आपके जैसे कृषक परिवारों से संबंधित हैं। कृपया उन तक पहुंचावें। आप हम अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज के द्वारा दें, वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। हम अपनी वीडियोस को उन सुझावों के अनुरूप ले चलने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।